हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आप सभी बच्चों का क्लास 9 साइंस के इस सेशन में स्वागत है और आज ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर 2 हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि आपके क्लास 9 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका मैंने लेक्चर 1 पढ़ा दिया है। लेक्चर 1 में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब के बारे में पढ़ा। अब आज के इस लेक्चर में हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ना है, समझना है, तो पहले फ्री फॉल को जानना होगा, क्योंकि फ्री फॉल के कंडीशन में ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नजर में आता है ना। तो पहले हम फ्री फॉल देख लेते हैं, है ना। फ्री फॉल, जैसे कि अगर आपको मैं पूछूं कि फ्री फॉल क्या है, तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में ड्रॉप करोगे, छोड़ दोगे, जैसे मैंने ये पेन लिया और इस पेन को मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो पेन को छोड़ते ही ग्रेविटी के कारण, किसकी ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो पेन है वो नीचे डाउनवर्ड गिरने लगा। अब आप ये बताओ कि जब ये पेन नीचे गिर रहा है, इस पे फोर्स लगाने वाला अर्थ के अलावा कोई और है? नहीं, केवल अर्थ ही अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसके अलावा इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं इस समय बात करूं, अगर मैं इस पेन को ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में मेरे हैंड का भी फोर्स लग रहा है, यानी मेरा भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फ्री फॉल कब कहेंगे? जब किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप करने पे, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हवा में फेंकने पे या हवा में ड्रॉप करने पे जब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ की तरफ गिरे, तो उस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। समझ में आ गया? अगर मैं इस पेन को पकड़कर नीचे ले आऊं अर्थ की तरफ, तो ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ अर्थ तो फोर्स लगा ही रहा है, मैं भी फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन मैं इस पेन को अगर ऐसे छोड़ दूं और ये पेन नीचे गिर रहा है, तब केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जिसकी वजह से ये पेन नीचे गिर रहा है। तो इस नीचे गिरने वाले कंडीशन को ही हम, मोशन को क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखी हुई है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन, यानी केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, तो इस कंडीशन को, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। बात समझ में आ गई? जैसे ये देखिए, है ना, ये आपका एक स्कूबा डाइवर है जो कि प्लेन से जंप कर रहा है। अब प्लेन से जंप करने के बाद इस डाइवर पे स्काई डाइविंग कर रहा है, ये स्कूबा डाइवर नहीं है, स्काई डाइवर है ना। तो प्लेन से जंप करने के बाद ये नीचे अर्थ की तरफ गिर रहा है, लेकिन इस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहेंगे? जी हाँ, कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर, इस स्काई डाइवर पे केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से ये अर्थ की तरफ गिर रहा है ना। तो इस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहेंगे। अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूं, तो बॉल अगर ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये फ्री फॉल है। समझ में आया? हवा में कुछ भी फेंकने पर, हवा में कुछ भी फेंक दिया जाए और अगर वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो इसका मतलब वो फ्री फॉल मोशन में है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब फ्री फॉल मोशन के समय जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, तो उसकी वेलोसिटी का क्या होता है? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? क्या वेलोसिटी चेंज होती है? यह समझना जरूरी है। तो इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? तो अब जरा समझो इस बात को। ये ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो नीचे आते समय आप इसके मोशन का जो डायरेक्शन है, सबसे पहले उसके बारे में सोचो। तो इसका मोशन का जो डायरेक्शन है, क्या वो चेंज हो रहा है? तो आप देख रहे हो कि इस पूरे फ्री फॉल कंडीशन के समय, ऊपर से नीचे आते समय, इसके मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अगर मैं मोशन ऑफ डायरेक्शन की बात करूं, मोशन डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में क्या कहोगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है क्या?
नहीं, डायरेक्शन नेवर चेंजेस। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन वेलोसिटी, तो अगर अब यहां मान लें कि 0 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी जब एकदम हाइट पे था, है ना, मैक्सिमम हाइट पे था, तो यहां हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड हो, यहां 10 मीटर पर सेकेंड हो। एक बात कंफर्म है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी, यानी फ्री फॉल कंडीशन में कभी भी वेलोसिटी ना जीरो रहती है ना वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहती है। तो डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी का इंक्रीज होना मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, और टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में होता है तो वो एक्सिलरेटेड कंडीशन में होता है, और वो एक्सिलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसी एक्सिलरेशन को जो कि कांस्टेंट है, इसी एक्सिलरेशन को हम क्या कहते हैं, इसी एक्सिलरेशन को हम कहते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू, किस फोर्स के कारण ये एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है F = ma। तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में है तो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि उसमें एक्सिलरेशन है, और एक्सिलरेशन तभी होगा जब फोर्स लगेगा। तो उस फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री फॉल कंडीशन में जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे ही कहते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्लियर हुआ? तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले मोशन के कारण वो लगातार उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, नीचे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सिलरेशन। तो ये एक्सिलरेशन को हमने एक नाम दे दिया एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका सिंबल दे दिया G। और ये एक्सिलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब अर्थ की सरफेस पे कहीं भी चले जाओ कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा होता है तो उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है मोशन, लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती है जैसे जैसे वो नीचे आता है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सिलरेशन, और ये एक्सिलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पैदा हुआ। तो इस एक्सिलरेशन को हमने एक दूसरा नाम दे दिया एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हमने G से डिनोट कर दिया। तो जब भी फ्री फॉल होता है तो बॉडी में, ऑब्जेक्ट में जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल g, यानी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात क्लियर हो गई? चलो तो हमने ये समझा कि फ्री फॉल में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब ये G की वैल्यू निकालना है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, उस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमको पता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब हमको ये फॉर्मूला पता है तो फोर्स अगर हम कौन सा मान ले, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ, ये न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से अगर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बताना हो, तो अगर हम इमेजिन करें कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है और वो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है,
क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस ऑब्जेक्ट के मास इनटू इस ऑब्जेक्ट में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन। और फ्री फॉल में हमको पता है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, जी रखेंगे, है ना। तो ए इक्वल टू हो जाएगा जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू mg। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आया कहां से, न्यूटन सेकंड लॉ से आया। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो F इक्वल टू आपने mg पढ़ा और F कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है ना। तो इसको इक्वेट कर देंगे किसके, mg के बराबर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg। अब यहां से mm कट जाएगा तो जो g की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ पे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे। ऑब्जेक्ट की मास पे नहीं डिपेंड करता। यानी कि अगर अर्थ पे एक हाथी खड़ा हो और एक चूहा खड़ा हो तो दोनों का मास तो अलग अलग है। तो क्या दोनों के लिए स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होगी, नहीं, सेम होगी। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, मास ऑफ अर्थ है। तो हाथी खड़ा हो धरती पे, चूहा खड़ा हो, दोनों केस में अर्थ का मास तो वही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई, है ना, क्लियर। ये बात क्लियर है कि नहीं, इसी चीज को यहां लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया जी का। ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं कब, जब हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू, है ना। तो अर्थ सरफेस पे अगर हम निकालें तो ध्यान से देखो, अर्थ सरफेस पे पहले निकालते हैं फिर बात करते हैं। देखो वैल्यू ऑफ जी कैसे निकालेंगे, जी की वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, है ना। मास ऑफ अर्थ पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 26, है ना, 24 सॉरी। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो हमको सब कुछ वैल्यू पता था। अब इस वैल्यू को अगर हम g इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर में पुट कर दे, यानी ये मास की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, g की वैल्यू यहाँ और रेडियस का वैल्यू यहाँ, तो g की वैल्यू जो निकलेगी वो आएगी 9.8 अर्थ की सरफेस पे। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो अर्थ की सरफेस पे ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, 9.8। लेकिन अब अगर ये जो r है ये बदल जाए, r एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस किसके बीच, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच। तो अगर ये डिस्टेंस बदल जाए तो आप साफ साफ देख रहे हो क्या बदल जाएगी, g की वैल्यू बदल जाएगी। यानी कि अगर हम बहुत ऊपर गए, अर्थ से बहुत ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट अर्थ पे नहीं है, अर्थ से बहुत हाइट पे है, उस केस में अब जो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, r प्लस एच। तो यहाँ r का नहीं, r प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो भी g की वैल्यू बदल जाएगी। और अगर हम अर्थ के अंदर चले गए डेप्थ में,
तो भी ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि डी जो आर है एक्चुअली में आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। तो अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता है तो डी की वैल्यू आर रखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट सरफेस पे ना हो गए, अर्थ के बहुत ऊपर है, तो डी की वैल्यू क्या रखेंगे, आर प्लस एच, और डेप्थ में है तो आर माइनस डी। तो ये वैल्यू बदलने से जी की वैल्यू बदल जाता है। तो जी की वैल्यू जो 9.8 होता है बच्चों, वो सरफेस पे होता है ना। बात समझ में आ गई। अब एक चीज और, जी की जो वैल्यू है, अर्थ का अगर हम शेप देखें, तो अर्थ प्योर परफेक्ट स्फेयर नहीं है। परफेक्ट स्फेयर होता तो ये रेडियस बराबर होता, लेकिन पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अर्थ थोड़ा चिपटा है और इक्वेटर पे थोड़ा चौड़ा है। तो अगर हम दोनों रेडियस कंपेयर करें, आरपी और आरई, आरपी यानी रेडियस ऑफ पोल, ये सेंटर है, सेंटर से नॉर्थ पोल और सेंटर से साउथ पोल का ये वाला रेडियस, और सेंटर से इक्वेटर का रेडियस कंपेयर करें तो दोनों में अंतर है। इक्वेटर वाला रेडियस ज्यादा बड़ा है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अप्रॉक्स 21 किलोमीटर का आता है। तो अब आप ये बताओ इस फॉर्मूले को देखकर कि अगर r की वैल्यू बढ़ेगी तो g की वैल्यू घटेगी। तो r की वैल्यू कहां ज्यादा है, इक्वेटर पे, तो यानी g की वैल्यू कहां कम होगी, इक्वेटर पे। तो g मिनिमम कहां होता है, इक्वेटर पे, और g मैक्सिमम कहां होता है, पोल पे। क्योंकि जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो r की वैल्यू बढ़ती जाती है और g की वैल्यू घटती जाती है। तो इसीलिए पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। लेकिन सरफेस पे अगर माने तो हर जगह 9.8 मान के चलते हैं, लेकिन वो 9.8 पूरे अर्थ के सरफेस पे नहीं है, 9.8 से ज्यादा पोल पे है और 9.8 से कम इक्वेटर पे है। वो तो एवरेज हमने लिया। बात समझ में आ गई। हाइट पे जाने पे भी घटता है, डेप्थ में जाओ तो भी घटता है, और सरफेस पे बात करें तो इक्वेटर पे जाओ तो घटता है, पोल पे मैक्सिमम रहता है। और ऐसा क्यों चेंज हो रहा है वैल्यू, क्योंकि अर्थ का रेडियस चेंज हो रहा है। क्योंकि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है कि सेंटर से कहीं भी चले जाओ रेडियस बराबर होगा, नहीं। सेंटर से पोल वाला रेडियस छोटा तो आर की वैल्यू छोटी तो जी की वैल्यू बड़ी। तो आर सबसे कम पोल वाले के केस में है तो जी की वैल्यू सबसे बड़ी पोल वाले के केस में है। बात में समझ में आई। तो इस तरीके से हम जी की वैल्यू निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने दो बातें सीखी। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और उसका फॉर्मूला, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहां खत्म होता है आज का लेक्चर, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मास और वेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जाते जाते आपको क्लास 10 के प्यारे बच्चों, है ना, वैसे तो अभी क्लास 9 का सेशन है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लास 10 के बच्चों के लिए, हो सकता है आपके बड़े भाई बहन कजन क्लास 10 में पढ़ रहे हो, तो उनको आपको बता देना है कि अड्डा 24/7 लेकर आ रहा है यशस्वी स्कॉलरशिप योजना। और इस योजना में सभी स्टूडेंट जो रजिस्टर करेंगे उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाकर जब आप क्लिक करोगे तो आप अड्डा 24/7 ऐप पर डायरेक्ट हो जाओगे और वहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद अड्डा 24/7 ऐप पर 2 अक्टूबर को दोपहर सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में 11 AM to 2 PM के बीच में 1 आवर का टेस्ट देना है उन बच्चों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। और 3 अक्टूबर को 12:15 बजे हम उस यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप योजना क्लास 10 के बच्चों के लिए है। तो आप क्लास 9 के बच्चों इस बात को अपने क्लास 10 के भाई बहनों तक जरूर पहुंचा देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू एक्टिव ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।